Hello, and I welcome you all to World Affairs. मैं हूं प्रशांत धवन. नाउ रिसेंटली इंडिया ने यूएसए को एक बात क्रिस्टल क्लियर कर दी है कि देखिए आप लोग रशियन वेपन्स को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे. रशियन वेपन्स बहुत सस्ते होते हैं कंपेयर टू अमेरिकन और इवन वेस्टर्न वेपन्स. ये बात इंडिया ने क्लियर इसलिए करी है क्योंकि अब आने वाले समय में यूएसए की तरफ से लगातार बहुत बार दबाव आएगा इंडिया पर कि देखिए रशिया बहुत ज़्यादा गलत काम कर रहा है यूक्रेन पर. रशिया की एक अलायंस भी है चाइना के साथ. आप कैसे रशिया से वेपन्स परचेज कर सकते हैं, इससे आपको स्ट्रैटेजिक डिसएडवांटेज मिलेगा. यूएस एक्चुअली यहाँ पर यह भी कह चुका है कि इंडिया को यह भी देखना होगा कि यूक्रेन में हुआ क्या है. देखिए हमें ये बात एक्सेप्ट करनी होगी, हम में से किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रशिया इतना ज़्यादा स्ट्रगल करेगा यूक्रेन में. अभी रिसेंटली देखा गया है कि रशिया के स्पोक्समैन ने ओपनली ये भी कह दिया कि रशिया को सिग्निफिकेंट लॉसेस हुए हैं यूक्रेन वॉर में. कई एस्टिमेट्स बताते हैं कि 7,000 से लेकर 15,000 के आसपास रशियन सोल्जर्स यूक्रेन की वॉर में मारे गए हैं. इनके कई टैंक्स डिस्ट्रॉय हो गए, इनके कई एयरक्राफ्ट शूट डाउन कर दिए गए. ओवरऑल मैं ये कहूंगा अगर आप एक एडवर्टीजमेंट के रूप में देखिए रशियन वेपन्स की, अगर मान लो कि पुतिन को एडवर्टीजमेंट करनी थी इस वॉर में, तो ये एडवर्टीजमेंट बहुत ही ज़्यादा खराब गई है. दुनिया भर में रशियन वेपन्स का जो एक स्टैचर है काफ़ी हद तक गिर गया है इस वॉर के बाद. दूसरी तरफ आप अगर देखो तो जो अमेरिकन वेपन्स हैं, यूरोपियन वेपन्स हैं, जिस तरीके से इन्होंने परफॉर्म किया है, स्पेशली अमेरिकन जैवलिन मिसाइल्स ने जिस तरीके से रशियन टैंक्स को डिस्ट्रॉय किया है, ये देखकर दुनिया का जो आकर्षण है अमेरिकन वेपन्स के प्रति ये काफी हद तक बढ़ गया है. तो यूएस इन सब बातों को भी पॉइंट आउट करके इंडिया को लगातार कहेगा कि देखिए आपको खड़ा होना है चाइना के अगेंस्ट इन द नियर फ्यूचर, क्योंकि चाइना आपके लिए एक स्ट्रेटेजिक थ्रेट है. आर यू रेडी फॉर चाइना? जो वेपन्स आपने परचेज कर रखे हैं रशिया से, क्या आपको लगता है कि जेन्युइनली वॉर में वो एक परफॉर्मेंस दे पाएंगे आपको अगेंस्ट चाइना? और यूएस के पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो तो ऐसी बातें यूएस के लिए करना इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि 2021 में यूएस के जो वेपन्स एक्सपोर्ट हैं ये 21% गिर गए हैं. यूएस के वेपन्स एक्सपोर्ट का शेयर धीरे धीरे चाइना खा रहा है अफ्रीकन कंट्रीज और एशियन कंट्रीज में. मगर इंडिया ने अभी भी एक बहुत ही मैं कहूंगा प्रॉपर स्टांस रखा है. इंडिया ने यहाँ पर यह कहा है कि हम आपकी बात समझते हैं, मगर इन दी एंड इट ऑल बॉयल्स डाउन टू मनी. हम लोग एक लिमिटेड बजट पे काम करते हैं. डिफेंस बजट हमारा अभी $100 बिलियन के आसपास या फिर $150 बिलियन भी नहीं है. हम लोग आपके वेपन्स बड़े स्केल पर अफोर्ड नहीं कर पाएंगे. रशियन वेपन्स को आप अगर देखो तो ये सस्ते होते हैं. उसके अलावा इंडिया ने यहाँ पर एक बात ये भी मेंशन कर दी कि रशियंस हमारे साथ जॉइंट वेंचर करते हैं बड़े स्केल पर. बताइए क्या आप ये करने को तैयार हैं? और इंडिया का जो ये मैसेज है टू यूएस, ये सिर्फ एक रिजेक्शन नहीं है. यहाँ पे इंडिया लिटरली एक डिमांड भी सामने रख रहा है कि ठीक है हम समझते हैं आपकी बात को, मगर व्हाट डू यू ऑफर? आप क्या ऑफर करते हैं? आप स्पेशल क्या ऑफर करोगे जो रशिया ऑफर नहीं कर रहा? अब यहाँ पे आपका एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आएगा कि रशिया के वेपन्स इतने ज़रा सस्ते होते भी क्यों हैं? हाउ डू दे मेक सच अफोर्डेबल वेपन्स? देखिए रशिया की सरकार तो काफ़ी बार बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा प्राइड के साथ ये कहती है कि हमारे हथियार तो हज़ारों गुना सस्ते होते हैं कंपेयर टू अदर वेपन, जो एक सही स्टेटमेंट नहीं है. मगर डेफिनेटली बहुत जगह आप अगर देखोगे तो जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए की कंपनी है बोइंग, इनका जो F-18 है इसकी कॉस्ट रफली 67 से लेकर $68 मिलियन पर यूनिट के आसपास होती है. ऑफ कोर्स इसमें आप एडिशनल चीज़ें ऐड करोगे तो ये कॉस्ट कोई बड़ी बात नहीं है, 80 मिलियन 90 मिलियन के आसपास भी पहुंच जाए. इसके कंपैरिजन में आप अगर MiG-29 देखो तो MiG-29 आराम से आपको 29-30 मिलियन डॉलर्स के आसपास में मिल जाएगा पर यूनिट की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ. तो रशिया ये सब ऐसा कर क्यों पाता है? यूएस में वेपन्स इतने महंगे होते क्यों हैं? तो इसका एक बहुत ही बड़ा रीजन ये है कि रशिया को एक डिफेंस इंडस्ट्री विरासत में मिली है जो एक बार को यूएसएसआर यूज करता था. यूएसएसआर आपको पता होगा एक प्रॉपर कम्युनिस्ट कंट्री था. वहां पर जो भी ये लोग वेपन्स बनाते थे प्राइवेट कंपनीज द्वारा मेड नहीं होते थे, सरकारी कंपनीज इनको बनवाती थी. और सारा जो यहाँ पर खर्चा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, मैन्युफैक्चरिंग का, ये सब उठाती थी यूएसएसआर की सरकार. तो जब गवर्नमेंट अंधी फंडिंग करती है प्रोजेक्ट की तो इवेंचुअली वो प्रोजेक्ट काफी अच्छा निकलता ही है. वहां पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी काफी अच्छे निकलते हैं. तो यूएसएसआर के जमाने के जो वेपन्स हैं ज्यादातर रशिया आज भी वही वेपन्स बना रहा है या फिर एटलीस्ट उन्हीं इंस्टीट्यूट से रिसर्च एंड डेवलपमेंट करा रहा है जो यूएसएसआर के जमाने के हैं. अब यहाँ पर आप कहेंगे मगर फिर रशियन वेपन्स की क्वालिटी गिर क्यों रही है? देखिए इसका रीजन बहुत ही बड़ा है, करप्शन. ये बात इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है कि रशिया में करप्शन की हालत बहुत खराब है. इंडिया से भी कई कई गुना ज़रा बदतर वहाँ पे करप्शन है. बड़े लेवल पर करप्शन वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस में, आर्मी में, मिलिट्री में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हर जगह फैल चुका है. और हम लोग इंडिया में ये बात समझते हैं कि देखिए अगर सरकारी स्कूल्स को प्रॉपरली आप अगर रन करें तो एक बार को प्राइवेट स्कूल से 10 गुना ज़्यादा परफॉर्म वो कर सकते हैं. मगर
एक सरकारी स्कूल में अगर मान लो कि प्रॉपर तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं कर रही, कहीं ना कहीं करप्शन है, एडमिनिस्ट्रेशन इतना एक्टिवली स्कूल को मेंटेन नहीं कर रही, तो स्कूल की हालत काफ़ी ख़राब भी हो सकती है। ऐसे केसेस में प्राइवेट स्कूल्स आगे निकल जाते हैं। तो रशिया का केस भी काफ़ी हद तक ऐसा ही है। यूएसएसआर के ज़माने में इतना करप्शन यहाँ पर होता नहीं था। रशियन फेडरेशन में आज के समय करप्शन इतना ज़्यादा है कि अब ये जो डिफेंस मटेरियल बना रहे हैं ये उस लेवल का है नहीं जो एक टाइम पर यूएसएसआर के ज़माने में हुआ करता था। ऑफकोर्स जो इनके मेजर डिफेंस आइटम्स हैं, फॉर एग्जांपल S-400, S-500, ये इनके क्राउन जूल है, ये स्टेट ऑफ द आर्ट ये डेवलप कर रहे हैं। मगर बाकी जगह आप अगर देखिए, इनके एयरक्राफ्ट, इनके टैंक्स, ये उतनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी के नहीं रहे जितना एक जमाने में हुआ करते थे। वेयरएज यूएस को आप अगर देखो तो यूएस में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग करती है प्राइमरली प्राइवेट कंपनीज, और प्राइवेट कंपनीज का आप अगर देखो तो सबसे बड़ा मोटिव क्या है? उनका सबसे बड़ा मोटिव ये नहीं है कि देश की सेवा हो, इनका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मोटिव होता है कि कंपनी का प्रॉफिट होना चाहिए। और इसलिए ये भी देखा गया है कि यूएस गवर्नमेंट ने खुद ही कह दिया था कि जो हाइपरसोनिक वेपन्स अमेरिकन कंपनीज डेवलप कर रही है अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए, ये बहुत महंगे हैं। हो सकता है कि अमेरिकन गवर्नमेंट भी इन मिसाइल्स को बड़े स्केल पर अफोर्ड ना कर पाए। तो ना सिर्फ भारत की सरकार, इवन अमेरिकन गवर्नमेंट कह चुकी है कि जो वेपन्स अमेरिका का डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस कर रहा है, जो बोइंग और वेरियस और जो इनकी कंपनीज हैं ये सब वेपन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, धीरे धीरे इनकी कॉस्ट बहुत ज़रा बढ़ती जा रही है, स्पेशली मिसाइल्स की। तो इंडिया का यहाँ पर यह कहना कि पहली बात तो आपके वेपन्स बहुत ज़रा महंगे हैं, उसके अलावा आप कोई ज़्यादा जॉइंट डेवलपमेंट हमारे साथ करते नहीं हैं, बिल्कुल ठीक बात है। और यूएस भी ये बात समझ रहा है। मैं एक्चुअली यूएस मीडिया में, इनके डिफेंस सर्कल्स में एक बात ये भी नोटिस कर रहा हूं कि लगातार यूएस में एक बात चल रही है कि ये बिल्कुल सही टाइम है इंडिया के साथ एक हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप करने का। क्योंकि अभी आप अगर देखें तो रशिया के साथ जो हमारी डिफेंस पार्टनरशिप है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट कौन सा है? आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल। तो अमेरिका में भी मैं देख रहा हूं कि इनके जो वेरियस जर्नलिस्ट हैं, जो इनके फेमस डिफेंस जर्नलिस्ट हैं, ये अब ओपनली आर्टिकल्स पब्लिश कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं अपनी सरकार से कि प्लीज अमेरिकन कंपनीज को कहिए कि मिलकर एक हाइपरसोनिक मिसाइल या फिर हाइपरसोनिक वेपन्स बनाए विद इंडिया। क्योंकि ब्रह्मोस 2 एक बार अगर डेवलप हो जाता है तो रशिया की जो डिफेंस पार्टनरशिप है ये फिर से कई दशकों के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि क्या जो बाइडन में इतनी विजन है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में तो मुझे अच्छे से याद है इतनी तरक्की हो गई थी कि इंडिया और यूएसए ने कुछ हद तक जॉइंट डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी थी, जिसके फल हमको रिसेंटली दिखे जब पता लगा कि इंडिया और यूएस मिलकर ड्रोन्स की डेवलपमेंट करेंगे। इस पर न्यूज आई थी, आपको याद होगा, सितंबर 2021 में मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई थी। मगर क्या जो बाइडन में इतनी विजन है कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप करने को तैयार हो गए हैं विद ऑस्ट्रेलिया, विद यूनाइटेड किंगडम, क्या ये इंडिया के साथ भी ऐसी जॉइंट प्रोडक्शन का ऑफर देंगे? अगर देते हैं तो मैं ये कहूंगा ये गेम चेंजिंग मूवमेंट हो सकती है बिटवीन इंडिया एंड यूएस रिलेशंस। अगर ये ऑफर नहीं आता तो इंडिया यहाँ पर ओपनली कह सकता है हम लोग रशिया पे ही डिपेंडेंट रहने वाले हैं बिकॉज यू गाइस आर ऑफरिंग नथिंग। मगर पर्सनली मेरा ये मानना है कि जेन्युइनली इस इशू में एक ब्रेक थ्रू आपको दिखेगा, चाहे वो हाइपरसोनिक मिसाइल हो या फिर कोई और टेक्नोलॉजी हो। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि अमेरिका की पार्टिसिपेशन बड़े लेवल पे होगी इंडिया के साथ वेपन्स डेवलपमेंट के प्रोग्राम में। और जैसे ही इस बारे में कोई एक नई रिपोर्ट आती है, डेवलपमेंट होती है, आई विल मेक अ वीडियो अबाउट इट। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप लाइफ में एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक। यूपीएससी एग्जाम का भी यहाँ पे आपको कोर्स मिलेगा, एसएससी, बैंक, नीट एग्जाम, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हैं वहाँ पे लिंक पे क्लिक करिए। अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्लिक ऑन दिस लिंक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का आइकॉनिक कोर्स। जो आइकॉनिक कोर्स है स्पेशल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है एक पर्सनल कोच जो आपको गाइड करेगा थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। और उसके अलावा ऑफ कोर्स यहाँ पर जो सारा सिलेबस होता है वो तो कवर होगा ही। तो अगर आपके पास अभी टाइम है, आप आराम से चाहते हैं कि 2024 में एक प्रॉपर अटेम्प्ट देना यूपीएससी का, अभी आप कॉलेज में है, आराम से 2 साल में एक प्रॉपर अटेम्प्ट देंगे यूपीएससी का, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली यहाँ पर यूज करिए कोड PD10 और प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग वंस यू यूज द कोड PD10। सो यूज द कोड एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।